हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए। हजारों पानी की बूंद चाहिए समुंदर बनाने के लिए। और एक स्त्री अकेली ही काफ़ी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विपिन कुमार है और स्वागत है आपका फिक्स फ्लेक्स मीडिया में। आज 8 मार्च है। स्वागत करते हैं सुचिता मैम का एंड डॉक्टर अरुण कुमार सर का। आपको बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके फ्लेक्स मीडिया का ही बहुत। अरुण सर जो है हमारे एक साइंटिस्ट के पोस्ट पे अभी कार्यरत हैं और भागलपुर एग्रीकल्चर कॉलेज में वर्किंग है। सर आपका भी स्वागत है। आपका भी शुक्रिया। आज महिला दिवस क्या है और इसे कैसे मनाए जाते हैं और क्या स्पेशलिटी है इन फैमिली में, जिनसे मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ, तो जानते हैं इनके बारे में। मैम, ये महिला दिवस क्या है, तो मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ आपसे। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। यह सबसे पहले न्यूयॉर्क शहर में 1909 में मनाया गया और 1917 में सोवियत संघ ने इस दिवस पे राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया। यह पूरे विश्व की महिलाओं की राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक योगदान के लिए उत्साहित करने के लिए एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये महिला दिवस आखिर इंडिया में कैसे सार्थक है? कि महिलाएं आगे तो बढ़ रही हैं और हमारे बहुत पहले की जो बातें थी, सती प्रथा, दहेज उत्पीड़न, बाल विवाह, ये बहुत सारी कुरीतियां अब खत्म तो हुई हैं। महिलाएं बहुत आगे भी बढ़ी हैं। वो हर क्षेत्र में कार्यरत हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, हर क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां महिलाएं ना हो। अंतरिक्ष में भी जा रही हैं और यह एक इस दिवस पे सेमिनार करते हैं और महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। जो महिलाएं अच्छे काम कर रही हैं उनको उत्साहित किया जाता है कि वो, और जब उनको कहीं किसी चीज़ का सम्मान प्राप्त होता है या उत्साहित किया जाता है तो हम और आगे बढ़ते हैं। तो कुछ तो इसका फर्क पड़ा है कि अब लोग अपने अधिकारों के बारे में जानने लगे हैं और महिलाएं सचेत हुई हैं। वह अपने निर्णय खुद ले रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, घर से बाहर निकल रही हैं, हर क्षेत्र में कदम रख रही हैं। महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, काफ़ी कुछ हुआ है। ये बातें तो आपकी मैम सही है, पर बाहर के कल्चर और इंडिया के कल्चर में जो भी वुमेन एम्पावरमेंट किया जा रहा है वो थोड़ा डिफरेंट है। मैं ये सर से जानना चाहूँगा कि सर इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, हम अगर कोई भी चीज़ को अगर आप सुधार की तरफ देखना चाहते हैं तो हमारा दो तरीका होता है। एक होता है कि हम लॉ बनाते हैं, नियम बनाते हैं। जैसे मैडम ने भी कहा कि सती प्रथा को रोकने के लिए हमने नियम बनाए, उसको रोक लगाया, काफ़ी हद तक रोका। उसके बाद दहेज प्रथा का बात आया, बहुत पुराना है, उसमें भी नियम बनाए, रोका भी। लेकिन जिस प्रकार से ये तरीका बदलता गया, सिर्फ वही काफ़ी नहीं है। अब दूसरा तरीका होता है कि आप इसको जागरूकता लेके आइए। जैसे आज जो हम विमेन्स एम्पावरमेंट डे या जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, इसके पीछे भी हमारा मकसद है कि हम काफ़ी हद तक जागरूक करना चाहते हैं समाज को, परिवार को, और जो भी लोग हैं जो डायरेक्ट है, जो इन्वॉल्व हैं, चाहे इनडायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, हम उनको जागरूक करना चाहते हैं कि जैसे आप जो विमेन है, जो महिला है, चाहे पारिवारिक हो, चाहे आपके सोसाइटी में हो, कहीं भी हो, आप उनको डिसीजन मेकिंग में इक्वल शेयर दीजिए। अगर आप इक्वल शेयर देते हैं तो आपका जो डिसीजन मेकिंग का जो ये है, मतलब थीम है या जो रिजल्ट है, वो आपका ये तय है कि 100% उसके सफल होने के चांसेस हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कई बार होता है कि जब हम लोग
जैसे बहुत सारी चीज़ों को दूर नहीं कर पाते हैं। जैसे अभी दहेज प्रथा पे भी कई राज्यों में कार्यक्रम किया जा रहा है कि इसको रोका जाए, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें काफ़ी सहयोग है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों में जो बुराइयां, जो हम लोग कुरीतियां बोलते हैं ना, वो जो भी समाज में है, उसमें जितना आपका पार्टिसिपेशन जो विमेन का है, उससे कहीं ज़्यादा पार्टिसिपेशन मेन का है। आप देखें कई सोसाइटी ऐसी है जो होता है ना, जैसे कि कभी जब गर्ल चाइल्ड आती है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, गर्ल चाइल्ड आती है, उसके बाद अगर बॉय चाइल्ड अगर बेबी होती है, तो वो फिर हम लोग उसको, दोनों का नज़रिया अलग अलग हो जाता है। ऐसा क्यों? लेकिन अब आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे अब बदल रहा है। कई सोशल मीडिया में भी आप देखेंगे कि लोग इक्वल पार्टिसिपेशन लेते हैं दोनों चीज़ों में, और इक्वली इसको सेलिब्रेट भी करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इस चीज़ को वो बदल रहा है। सर, आपकी सारी बातें सत्य है, और ये ऐसा हुआ भी जा रहा है, लोग कर भी रहा है। गवर्नमेंट की भी बहुत सारी पॉलिसी है जो इसके प्रति, महिलाओं के उत्थान के प्रति काम कर रही है, और बहुत सारे NGO भी जो भी कार्यरत हैं भागलपुर में भी और आउट ऑफ भागलपुर में, जो इसके प्रति जागरूक है और लोगों को जागरूक कर भी रहे हैं। पर सर, मेरा ये सवाल है कि अभी जो इतने सारे क्राइम हो रहे हैं, जो इनस क्राइम्स जो कहते हैं, जिसके लिए कोई माफ़ी ना हो, जैसे बलात्कार और मर्डर, ये सब खास करके महिलाओं के प्रति सर, ये दयनीय स्थिति जो भी हो रही है या जो अभी तक चलती आ रही है, इसे कैसे रोका जा सकता है, और कैसे मतलब इसे इम्प्रूव करके लोग, महिलाओं की स्थिति को और सुधारा जा सकता है? हम लोग हमेशा एक शब्द यूज करते हैं, जैसे सोशल इंक्लूजन, कि आपका जो अंतिम तबका है, कोई बात या कोई सुधार वहां तक पहुंचा कि नहीं। जैसे अगर आप कोई चेंजेस ला रहे हैं, तो क्या वो सुधार जो है या जो बदलाव है, क्या अंतिम पॉपुलेशन का अंतिम जो पार्ट है वहां तक गया कि नहीं। आप ये देखेंगे कि जितने भी, जैसे ये जो आपने अभी चर्चा किया, जो क्राइम, हीनस क्राइम है, इसमें सीधी सी बात ये है कि इसमें जो पर्टिकुलर वीमेन है या गर्ल्स है, उनको सोसाइटी में काफ़ी कमज़ोर ग्रुप में इसको रखा गया है, और कमज़ोर ग्रुप में जो रखा गया है, ये इस चीज़ को और जो है ना, बोलते हैं ना, सपोर्ट करता है, ठीक है, कि मतलब कोई कुछ नहीं करेगा और ये सारी चीज़ें हैं। तो और दूसरा चीज़, एक तो ये कमज़ोर तबका हो गया, दूसरा है कि हम जैसे, हमको रेस्पेक्ट देना होता है, हमको एक सम्मान देना होता है, वो हम घर से सीखते हैं। आप सब जानते हैं कि जब आप कोई भी शिक्षा जो है, जब हम बचपन में होते हैं, तो कोई भी शिक्षा आपको घर से सबसे पहले मिलती है। अगर आपके घर में अगर जैसे आपकी सिस्टर है, ब्रदर है, तो कई फैमिली ऐसी है जहां आप देखेंगे कि दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है। जो बंदा, अगर मान लीजिए आप मिडिल क्लास फैमिली लेंगे या लोअर मिडिल क्लास फैमिली लेंगे, तो इसमें ये दिखता है। और लोअर क्लास अगर आप लेते हैं जैसे क्लासिफिकेशन में, तो उसमें भी आपको ये चीज़ें दिखेंगी। तो बंदा जो है वो चीज़ को वो इसी से कोरिलेट करता है कि वो एक पर्टिकुलर गर्ल्स और वीमेंस को, उसके दिमाग में ये पिक्चर होता है कि अरे ये तो बहुत कमज़ोर ग्रुप है, और दूसरा ये है कि इतना सम्मान तो है ही नहीं, ठीक है। तो एक साइकोलॉजी में टर्म होता है कि जैसे अगर आप कोई बंदा, किसी को आप कमज़ोर समझ लेंगे ना, तो आपको अटैक करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये जो समाज में जो सारी चीज़ें चल रही हैं, उसके पीछे भी यही कारण है। वो जान रहे हैं कि इनका जो अटैकिंग है, जो अटैक बैक होता है, जो बैक होता है, वो बहुत कमज़ोर है। क्योंकि आपने परिवार में शुरू से देखा है कि जो विमेन है, जो गर्ल है, आपकी मम्मी जैसे होता है ना, मम्मी, उनको किसी भी डिसीजन मेकिंग में उनको भागीदार नहीं बनाया गया, ठीक है, किसी भी चीज़ में उनको भागीदार नहीं बनाया गया। शुरू से क्या हुआ, आपको ये करना है, ठीक है। बच्चे हैं तो जो मेल चाइल्ड है, चलो वो तो ठीक है, अपना कर रहा है। गर्ल चाइल्ड है, आपको यही करना है और यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। और दोनों में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, शुरू से किया गया। तो जो मेल चाइल्ड है
वो सोसाइटी में परिवार से जब बाहर निकलेगा तो उसके दिमाग में क्या इमेज होगा। कोई भी आप घटना देख लीजिए, उसमें सीधी सी साबित होती है कि सामने वाले जो बंदा है जिसने काम किया है या काम जो उसमें लगा हुआ था, उसके दिमाग में, उसके बैकग्राउंड में अगर आप जाएंगे तो उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज है कि जो गर्ल्स का जो तबका है, जो वीमेन का जो तबका है, वो बहुत कमजोर है और वो जो है वो बैक नहीं करेगा। अगर हम कुछ भी करेंगे तो हम हमेशा क्लियर कट है कि हम अपना आराम से निकल जाएंगे। और ये उनको कॉन्फिडेंस देता है, ये उनको हिम्मत देता है। हम लॉ बनाते हैं, हम लॉ सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि हम उनको डरा सकें। और ये बहुत अच्छी बात है कि डर ही ऐसा है जो उनको रोक सकता है। लेकिन सिर्फ डर से काम नहीं चलेगा, इसके साथ साथ आपको फैमिली में जो वीमेंस डे हम मना रहे हैं, कि हर एक फैमिली को ये बात समझना पड़ेगा कि उनको शुरू से ही बच्चे में ये सारा चीज देना है कि चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, आपको इक्वल पार्टिसिपेशन लेना है। अगर जो बंदा अगर मेल चाइल्ड कर सकता है, वो बंदा वो जो है जो फीमेल चाइल्ड है वो भी कर सकता है। बातें तो सर आपकी सही है। अभी वुमेन्स एम्पावर तो हो गई है पर सेल्फ डिसीजन खुद का नहीं ले सकती। नहीं ले सकती। बात तो सही है सर। और कहने को तो लोग इक्वल है, चाहे लड़का हो या लड़की इक्वल है, पर अभी तक वो उस टाइप का 50-50% वाला जो नहीं है, वो नहीं हो पाया है और शायद आगे हो जाए, ये कामना करते हैं सर। उसी के साथ मैम आपसे एक सवाल था मेरा कि वुमेन एम्पावरमेंट के प्रति आप किस दृष्टिकोण से देखती हैं और क्या इसमें आप सुधार लाना पसंद करेंगे? जैसे आप भी एक औरत हैं, आपको भी पता होना चाहिए आपकी ज़रूरतें क्या हैं, क्या आप कर देते, और सर ने आपको किस तरह से सपोर्ट किया, बस इसके बारे में जानना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि स्त्रियाँ अपने आप को कमज़ोर ना समझें। वो कोई डिसीज़न लें और हर डिसीज़न पे, छोटी हो या बड़ी, वो ये ना सोचें कि हमें कोई क्या कहेगा या मुझसे कुछ गलती हो गई, डिसीज़न लिया मैंने और उसमें कुछ गलत हो गया तो हस्बैंड है, फादर है या जो भी उनके गार्जियन है वो क्या कहेंगे। वो डिसीज़न लें और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए। सब कॉन्फिडेंस नहीं है, वो अभी भी डरी हुई है। बहुत सारी कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है, अभी भी वो उसमें फंसी हुई है। और सबसे बड़ी चीज है, महिलाएं सवाल नहीं करती हैं। सही बात है, ये तो सही है। सवाल नहीं करती हैं। दादी, नानी, परनानी, परदादी, माँ, बहन, किसी ने कह दिया तुमको ये करना चाहिए, वो उसको फॉलो करने लगी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि वास्तव में ये चीजें क्यों हैं, क्यों फॉलो करनी चाहिए, इसका रीजन क्या है, तार्किक इसका कुछ दृष्टिकोण है कि नहीं है। कह दिया और करने के लिए वो दौड़ पड़े और इतना डरी हुई होती हैं। और एक्चुअली उनको समाज डरा भी देता है, या जो लेडी है वही लेडी को डरा देती हैं, ये नहीं करने से ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये व्रत, ये उपवास, ये चीजें हैं, ये नहीं की तो ये हो जाएगा, तुम्हारे पति का ये है, बेटे का ये है, जो भी है। आप देखिए अभी भी जितने व्रत और उपवास हैं, तीज है, करवा चौथ है, वो मेल्स के लिए होते हैं, या तो हस्बैंड के लिए या तो बेटे के लिए। अभी भी कोई व्रत या उपवास ऐसा नहीं हुआ कि अब किसी की बेटी के लिए हो या बहन के लिए हो या मदर के लिए हो। ऐसा कोई उपवास और व्रत अभी भी नहीं बनाया गया। क्यों? और हम क्यों नहीं सोचते कि हमारे लिए भी कुछ हो। तो बहुत अच्छा हुआ कि ये 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा और इससे महिलाओं ने कुछ अपने अधिकार के बारे में सोचा। लेकिन अभी भी जो एक समाज है उसमें बहुत कम परसेंटेज है जो महिलाएं खुद डिसीजन ले सकती हैं और अपने हिसाब से अपना घर चला रही हैं या सब बाहर निकल रही हैं। जो एक है वो कहीं जॉब कर रही हैं, कोई बिजनेस कर रही हैं, फिर भी वो उनके अंदर उतनी क्षमता नहीं है कि वो अपना डिसीजन ले ले। वो उसके बाद भी अपने डिसीजन के लिए अपने पेरेंट्स, अपने गार्जियन, हस्बैंड, फादर या जो भी है उन पे डिपेंड है। तो सबसे अगर महिलाओं को आगे बढ़ना है और
इन कुरीतियों से निकलना है तो सबसे पहले उनके अंदर अब कॉन्फिडेंस आना चाहिए। दूसरा, उनको सवाल करना चाहिए, कोई भी कह रहा है क्यों कह रहा है। सवाल जवाब नहीं होगा तो मैम पता कैसे चलेगा? तर्क वितर्क तो होना है। सवाल सबसे ज्यादा जरूरी है, सवाल लेकिन में जब तर्क और वितर्क हमारे होता है, समाज तो यहाँ तो होना में चाहिए। हमारे समाज में सबसे ज्यादा यही कमी है कि महिलाएं सवाल नहीं करती हैं, वो चुपचाप जो होता है सहते जाती हैं, करते जाती हैं। और जो अभी आपने कुछ देर पहले ये सवाल किया था कि जो समाज में अभी भी बुराइयां हैं, ये भी मर्डर वगैरह जो चीजें हो रही हैं, अभी भी आप देखेंगे तो जो लड़की और लड़के का पालन पोषण हो रहा है उसमें बहुत अंतर है। लड़कियों को हम शिक्षा देते हैं, बेटा देखो 5 बजे के पहले घर आ जाना, देखो तुम अकेले वहां मत जाना, इस शहर मत जाना, और देखो फोन तुम अपना मुझे दिखाते रहो या उनका नेट चेक करते। हम लड़कों के बारे में करते हैं क्या? हम लड़कों को कोई संस्कार सिखाते हैं क्या कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, कितने देर में आओगे? उस पर कोई पाबंदी नहीं है। उस पे कोई पाबंदी पाबंदी। पाबंदी लड़कियों पे भी मत लगाइए, लड़कों पे भी मत लगाइए, लेकिन आपका जो एक उनको संस्कार देने की बात है वो इक्वल दीजिए। आप लड़की को सिखा रहे हैं कि बेटा अंधेरा होने के पहले घर आ जाना, तो आप लड़के को भी बोलिए कि बेटा अंधेरा होने के पहले घर आ जाना। और तुम अपने दोस्तों के साथ कहाँ जा रहे हो ये हम कोई खबर नहीं रखते हैं, और हमारी लड़कियों का भी, लड़कियां उनके दोस्त हैं या कुछ भी है तो हम उनके बारे में पूरी खबर रख रहे हैं। तो हम सारे संस्कार लड़कियों के लिए बना रहे हैं, उन्हीं को दे रहे हैं। लड़कों में कुछ जब संस्कार ही नहीं देंगे तो वो कैसे निकलेंगे? तो उनमें कहते संस्कार ही नहीं हैं आएगा। लड़कियां घर की इज्जत होती है, लेकिन लड़कियों को कोई इज्जत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। लड़कियां इज्जत होती हैं, लेकिन जो लड़के गलत काम करके आते हैं, क्या उनके माता पिता की इज्जत होती है? नहीं, बदनाम तो वो भी होते हैं। बदनाम तो वो भी होते बदनाम हैं। तो वो होते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा हाईलाइट हो जाते हैं, वो थोड़ा कम हाईलाइट होता है। ये जो हमारा पुरुष प्रधान समाज है कि लड़के कुछ भी कर ले, ये उसी का नतीजा है। लड़के कुछ भी कर ले या जो भी है, और लड़कियां कुछ करती हैं तो बाहर रात में घर आती हैं तो उन पे नजर रखी जाती है। अभी कोई लड़की 12 बजे रात में आती है, 10 बजे के बाद आती है, अरे वो लड़की तो आई, और लड़का आता है तो कोई ध्यान नहीं देता है। तो क्या लड़का गलत? निर्भया के केस में आपने देखा होगा, जितने भी लड़के हैं क्या उनके माता पिता शर्मिंदा नहीं है? क्या वो परेशान नहीं है? वो दुखी नहीं है? उनकी भी तो बहुत इंसल्ट हुई। बेइज्जती तो दोनों केस में होती है। बेइज्जती तो कोई बात ये है कि लड़कियों के केस में वो पूरे मोहल्ले समाज को पता चल जाता है, और लड़कों के केस में वो बात दबाई जाती है। बात ये है, कोई भी सामाजिक या आर्थिक कुरीतियाँ जो भी होती है हमारे लड़कों के बीच में, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि लड़के सारे लड़के खराब होते हैं, बस कुछ हैं जो संकीर्ण मानसिकता वाले लोग हैं, जरूर है इसमें। और ऐसे लोगों की शायद समाज को शायद जरूरत ना हो, उसके बिना ही समाज चल सकता है। और उसकी मेरा ये मानना है कि उनके पीछे उनके फैमिली का बहुत बड़ा हाथ होता है। बिल्कुल वही शुरू से उनको संस्कार, जिस तरह से आप लड़कियों को संस्कार देते हैं उसी तरह से आप लड़कों को भी संस्कार दीजिए। उन्हें भी घर के काम सिखाइए, ऐसा नहीं है तो उनको जब आप घर के काम सिखाएंगे, उसमें इन्वॉल्व करेंगे तो उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव आएगा। और जब वो जिम्मेदारी लेंगे अपने ऊपर, जैसे लड़कियां ले लेती हैं, छोटी एज की होती हैं, 10-12 साल 11 साल के बाद जो है लड़कियों को हम जो घर की जिम्मेदारी दे देते हैं, आप लड़कों को भी दीजिए। तो जिम्मेदारी आने से व्यक्ति में सुधार होता है। जब आप घर के प्रति जिम्मेदार रहेंगे कि ये मुझे करना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप कुछ हद तक एक गलत रास्ते पर जाने से बचेंगे। जिम्मेदारी का मतलब क्या? जिम्मेदारी कि उनको पढ़ना लिखना है, घर चलाना है, या जैसे छोटी मोटी जिम्मेदारी, छोटे में यहाँ के लोगों को मानसिकता है जिम्मेदारी मतलब शादी कर दो लड़का सिधर जाएगा। नहीं, यहाँ की मानसिकता तो यही नहीं, है। उसको करियर बनाने दीजिए, वो जो करता है वो करने देना। और अपने घर क्या के गलत बोला था? नहीं, मानसिकता है ये। नहीं, घर के छोटे बड़े फैसलों में उनकी भी राय लीजिए कि बेटा ये हो रहा है और ये कैसे हो, और देखो हमारे पास इतना बजट है, इस चीज में ये हम क्या करें। मदर फादर को लड़कियों से भी और लड़कों से भी इक्वल जब उन्हें जिम्मेदारी देंगे, बेटा मेरे पास इतना है, देखो तुम लोग मैनेज करो। और एक्चुअली मदर फादर की भी प्रॉब्लम ये है ना कि वो बड़े हो जाते हैं और लड़कों को बच्चा ही समझते हैं, अरे ये तो बच्चा है। लड़कियों को नहीं समझते, लड़कों को ज्यादातर होते हैं बच्चा है सुधर जाएगा। ये छोड़ना पड़ेगा, शुरू से ही उसको भी उसी तरह से कंट्रोल कीजिए।
मतलब कंट्रोलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें पाबंदी लगा दीजिए, कमरे में बंद कर दीजिए। कंट्रोलिंग का मतलब उसको वॉच करिए, वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, उसको घर की छोटी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दीजिए। ऐसा नहीं है कि शादी कर दीजिए तो वो तो बात की बात है, और घर के हर फैसले में उनको शामिल कीजिए। बात तो मैम आपकी बहुत ही सही है, पर ये आज के समाज में ये समझा जाता है लड़कियां होती है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और लड़कियां कब बड़ी हो जाती है पता नहीं चलता है। ये वर्ड हम क्यों यूज करते हैं? तो ये मेरी समझ में नहीं आता है कि आखिर लड़के और लड़की में डिफरेंस ही क्या है, आखिर दोनों तो बच्चे ही हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं। बात यह है कि जैसे हम देखते हैं अच्छा समय और बुरा समय, ठीक है, अच्छा समय हमारा बहुत जल्दी गुजर जाता है, और 10 दिन, 1 महीना, साल भर कैसे गुजर गया हमें पता ही नहीं चलता। और हमारे पास कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, बुरी परिस्थितियाँ आती हैं, तो हमारा एक एक दिन काटना मुश्किल हो जाता है। सही बात। तो उसी तरह लड़के और लड़की में है। जैसे लड़के को हम बहुत अच्छा समझते हैं, घर का चिराग है, ये हमारे खानदान को आगे बढ़ाएगा, तो वो धीरे धीरे बढ़ता है। बढ़ता दोनों सेम है, ऐसा नहीं है, कोई जो है साइंटिफिक रीजन नहीं है कि वो जल्दी लड़की बढ़ जाती है, लड़का ऐसा होता भी नहीं है। उसी एज में लड़की भी और लड़के दोनों को भी सेम एक टाइम होता है, जो कि वो धीरे धीरे विकास करते जाते हैं, और उनके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो आती जाती हैं। तो वो एक दृष्टिकोण हमारा जब होता है ना, जैसे बुरी परिस्थितियाँ होती हैं, तो वो एक एक दिन, एक एक पल, एक एक मिनट में भारी काटना मुश्किल। तो लड़कियाँ, पेरेंट्स को रहता है इसकी शादी करनी है, दहेज देना है जल्दी से, अरे ये तो जल्दी बड़ी हो गई, तो वो है ना, तो वो जल्दी से कट जाता है। उसी तरह से वो उनको भारी लगता है। नहीं तो देखिए हमारा रेशियो तो लड़के के अनुसार लड़कियां भी कम है भारत में। तो अगर ये मानसिकता रही कि लड़के को दहेज देना है, लड़की के शादी के लिए लड़के को दे, तो ये तो उल्टा होना चाहिए। लड़कियां कम है, लड़के ज्यादा हैं, तो उल्टा होना चाहिए था ना कि लड़कियों को दहेज देना चाहिए, लड़की की शादी करनी चाहिए। इसमें मैं सबसे बड़ी एक बात कहूँगी, इसमें लड़कों को खुद आगे आना होगा। जो मैरिज करने जा रहे हैं जो लड़के, उनको खुद आगे बढ़ के ये कदम उठाना होगा कि मैंने ऐसे शादी करनी है। एक तो अपना डिसीजन वो खुद लें कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है, और वो उनके अंदर ये गट्स हो कि मैं अपना फैसला खुद ले सकता हूँ। हमारे यहाँ क्या पेरेंट्स शादी करते हैं, मतलब मैं ये नहीं करूँ, अरेंज मैरिज गलत होती है, लेकिन ये देखिए क्या हम 25 साल 30 साल के हो गए तो क्या हम डिसीजन नहीं ले सकते? ये लड़की हो या लड़का, दोनों, ये दोनों के साथ होता है, हम अपना डिसीजन नहीं ले सकते। हम कितने मूर्ख हैं अगर हम अपना डिसीजन नहीं ले सकते। तो मेरे पढ़ने लिखने का क्या मतलब हुआ, हम कितने बेवकूफ हैं। डिसीजन तो लिया जा सकता है मैम, लेकिन पेरेंट्स के अगेंस्ट डिसीजन वो थोड़ा सा, पेरेंट्स को समझाना चाहिए। कोई डिसीजन अगेंस्ट नहीं है। अब हम लोग बोलते हैं ना, जैसे मैरिज होता है, तो अरेंज मैरिज को हमने गलत डिफाइन कर रखा है, उसका परिभाषित ही गलत कर रखा है। अरेंज मैरिज का सिंपल सा हम लोगों ने जो फंडा बनाया है कि भाई जैसे लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो लड़के हैं परिवार है, लड़का का परिवार आएगा, खर्चा है, बहुत सारा चीज होगा, दैट इज ओके, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। लेकिन हमने जो परसेप्शन किया है, जो बनाया है उसको, कि नहीं वो सारा अरेंजमेंट होगा, जो लड़का है लड़की के लिए सारा अरेंजमेंट किया जाएगा, फिर लड़की के लिए सारा अरेंजमेंट किया जाएगा, इस सब का कोई मतलब नहीं है। और अरेंजमेंट में क्या है कि आप अरेंजमेंट करना चाहते हैं तो पूरा घर है, तो मतलब घर बार है, पूरा सारा चीज है, आपने ये पैसा है वो पैसा खर्च किया। अब आप ये देखिए कि उसका कोई मतलब है, मीनिंग है। एक फैमिली को स्टैब्लिश होना है, और आप एक फैमिली स्टैब्लिश कर रहे हैं, दो डिफरेंट कल्चर जो एक जगह आकर के एक स्टैब्लिशमेंट कर रहा है, उसमें वो चीज़ कहाँ आता है जिसके लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं? इसका कोई मतलब तो नहीं है। और अरेंज मैरिज का पर्पस अलग था, उसको परिभाषित अलग तरीके से कर दिया गया। इसलिए ऐसा हो गया है कि अब अरेंज होगा तो लड़का लड़की देखने जाएगा, या कुछ उस टाइप का फोटोग्राफ है, ये है वो, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, फिर तिलक चढ़ेगा, ये होगा वो। ठीक है, हमारे कल्चर में आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है, लेकिन अब क्या है कि अब उसको सोसाइटी में उसको दूसरी तरह से उसको लिया गया है। और वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जैसे हम जब वीमेन की बात करने लगते हैं, वहाँ भी यही बात आती है कि आप एक घर से एक जो होता है ना, एक बोझा ढो करके लेके जा रहे हैं। आप एक वीमेन को वहाँ परिभाषित इस हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि जब आप मैरिज में ही आपने उनको डिसीजन मेकिंग में रोल नहीं निभाने दिया है, तो आप कैसे समझते हैं कि उनका आगे जब फैमिली स्टैब्लिश होगा
तो उसका फिर आगे वो रोल निभा पाएंगे और वो अपना डिसीजन दे पाएंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। पहला ये। दूसरा ये कि अगर जैसे चिल्ड्रन भी आया, तो आप जब पेरेंट्स को जब संस्कार देने की बात आती है, तो जो संस्कार वो सीख करके आए हैं, जो वो ले करके आए हैं, वो तो वही ले करके आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो जब स्टार्टिंग वहीं से होता है, मैरिज के टाइम से शुरू हो जाता है, जब आप अपना डिसीजन, लड़का तो काफी हद तक मान लीजिए अगर जो है वो ले भी लेता है, गर्ल्स के लिए कोई डिसीजन का कोई जगह नहीं रह जाता। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कई मैरिज ऐसा है जहाँ पे आपको दिखेगा कि एक होता है ना, अगर गर्ल्स ने कह भी दिया तो भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि पूरे मेल जो फैमिली में है, उन्होंने पूरा दिमाग लगा के स्ट्रक्चर को डिसाइड किया है, लेकिन उनका डिसीजन रॉन्ग है, वो कुछ ही दिन में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो जब आप वहां उनको नहीं पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, तो आप आगे क्या उम्मीद करते हैं? शादी तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप होता है लाइफ का सर, अगर उसमें डिसीजन नहीं है तो गलत ही है। हम तो वहाँ बात कर लेते हैं, हम कई बार बोलते हैं ना, जैसे कि लव मैरिज है, तो आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीथिंग, कि ऐसा नहीं कि अरेंज मैरिज को मैं सपोर्ट कर रहा या लव मैरिज सपोर्ट कर रहा, लेकिन अगर आप कंपैरेटिवली देखें तो लव मैरिज में एक गर्ल्स को एक अपना डिसीजन देने का मौका मिलता है। ठीक है, जितना आप देखेंगे कि जितना इक्वल पार्टिसिपेशन, जितना बॉयज का पार्टिसिपेशन है, उतना ही गर्ल्स का भी है। तो इससे क्या होता है कि एक जो फैमिली स्टैब्लिश होती है, उनका रोल हमेशा रहता है। अब एक बॉय के लिए, एक लड़के के लिए कभी ये नहीं सोचना पड़ता कि अरे भाई मैडम को कहीं जाना है या कुछ करना है, कुछ ये करना है। ही इज वेरी इंडिपेंडेंट, वो हर चीज कर सकती है और उसका डिसीजन है, वो घर में हर तरह का डिसीजन ले सकती है, हर चीज वो कर सकती है, मुझे कुछ सोचना ही नहीं है। लेकिन ये चीज अगर आप अरेंज मैरिज में जाएंगे तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम होता है। आई एम नॉट सेइंग कि कभी कभी ये भी होता है कि लव मैरिज को उसको हम लोग कन्वर्ट करके अरेंज मैरिज में भी लेके आते हैं। अब लव मैरिज का ये मतलब नहीं समझा जाए कि लोग गए अब अपना शादी करके चले आए, हम उसके बारे में नहीं, वो एक्सट्रीम हो गया। लेकिन अगर आप लव को अरेंज में भी लेकर के आ रहे हैं, दोनों को कंबाइन भी लेके चल रहे हैं, तब भी आप देखेंगे कि उसमें आपको पार्टिसिपेशन इक्वल मिलता है। और वहां पे ये बात आती है कि आप सिर्फ इस बात को, ऐसा नहीं है कि वीमेन जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो सर्विस में है या वो पर्टिकुलर एम्प्लॉयड है, ऐसा कुछ नहीं है, डजंट मैटर। हम एम्प्लॉयमेंट को वीमेन एम्पावरमेंट से अगर जोड़ेंगे तो हम कभी भी सोसाइटी में वीमेन एम्पावरमेंट कभी नहीं ला पाएंगे, कभी नहीं ला पाएंगे। उसको हमको पहले अलग करना होगा, वीमेन एम्पावरमेंट को वीमेन के एम्प्लॉयमेंट से अलग करना होगा। उनका अपना खुद का है कि भाई वो अपना इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट होना और एम्पावर होना दो अलग अलग चीजें हैं, उनको एक साथ लाना कभी भी सही नहीं होगा। और जब ये चीजें होती हैं, जब लव मैरिज, जब अरेंज मैरिज के साथ चलता है, दोनों कंबाइंड होता है, तब आप विमेन आपका मतलब एम्प्लॉयड है, इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ये डजंट मैटर। लेकिन जब वो फैमिली स्टैब्लिश होती है तो पूरी तरह से इक्वल पार्टिसिपेशन दोनों का, दोनों की भूमिका लाइफ में बहुत बिल्कुल एकदम 100%। सर कहीं ना कहीं ये रोल एजुकेशन के प्रति जाता है। अगर वो फैमिली एजुकेटेड हो, वो बच्चा एजुकेटेड हो जो ये गलती कर रहा हो, तो मुझे लगता है जैसे हम लोग पढ़े हुए हैं, आप पढ़े हुए हैं, तो सर ये एजुकेशन तो हमें सेल्फ डिसीजन मेकिंग तो बनाता ही बनाता है, ये भी डिसाइड करने का टाइम देता है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ बाइफर्केट करने का टाइम मिलता है। तो मैं चाहता हूँ जो एजुकेशन है सर, ये वुमेन एम्पावरमेंट को कैसे सपोर्ट करेगा, कैसे उसको आगे लेकर जाएगा, इसके बारे में मैं चाहता हूँ कि आप दो शब्द बताएं। हाँ, जैसे शिक्षा है, जैसे एजुकेशन जो हम लोग हमेशा बोलते हैं, वो हमने उसको भी गलत डिफाइन कर रखा है, गलत परिभाषित कर रखा है। कैसे? हम कभी ये बात नहीं करते कि वो शिक्षित है। हम आपको छोटा से एक स्टेटमेंट हम देना चाह रहे हैं कि समझदार होने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। एक आदमी को अगर जहाँ गलत हो रहा है, अगर उसकी फैमिली में उसको अगर संस्कार ऐसा मिला है जहाँ से वो पिकअप कर सकता है कि गलत और सही का उसको अंदाजा है, उसको पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं। हमने शिक्षा को कैसे कोरिलेट किया है, हम शिक्षित किसको बोलते हैं? ओह एम्प्लॉयड है, काम कर रहा है, ओह अच्छा ठीक है। एम्प्लॉयमेंट को हमने सीधा मतलब एजुकेशन को सीधा एम्प्लॉयमेंट से जोड़ रखा है, ऐसा नहीं है। एम्प्लॉयमेंट को एजुकेशन से आप अलग कीजिए, एम्प्लॉयमेंट किसी को भी मिल सकता है।
एक हम किसान, अगर किसान भाइयों की बात करें तो आप देखेंगे कितने किसान भाई हैं जो आपके अभी मतलब भारतवर्ष में जो आपको मिलेगा कि नहीं बहुत मतलब हायर एजुकेशन में है या बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा एजुकेशन ले के रखा है, लेकिन उनको अपने पैदावार से संबंधित सारी चीज़ें पता हैं। भले वो मतलब से 5th क्लास पास हो, 10th क्लास पास हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, जो भी हो, लेकिन उनको अपने पैदावार से संबंधित सारी चीजें पता है। हम उनको क्या बोलेंगे? हम उनको शिक्षित बोलते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है, हम क्या बोलते हैं, नहीं एजुकेशन वो नहीं है। एजुकेशन का मतलब कि अगर वो एजुकेशन लिया है तो एम्प्लॉयड होगा, ये गलत है। इसका उसके साथ वो कोरिलेट हो गया, ये करना सही नहीं है। और रही बात कि जैसे जैसे हम शिक्षा को हम आगे बढ़ाएंगे, लोगों को ये नॉलेज आएगा, उनको इम्पोर्टेंस दिखेगा कि अगर फैमिली में अगर 2 लोग हैं या बच्चे हैं, सारे लोग हैं, सबका इन्वॉल्वमेंट है, तो उनको समझ में आएगा किसका कितना महत्व फैमिली में होता है। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो आप सारी चीज़ें देखते हैं। हम नॉलेज को किसी बाउंड्री से नहीं बांध सकते, नॉलेज को हम किसी सोसाइटी से नहीं बांध सकते, नॉलेज को हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप से नहीं बांध सकते। नॉलेज ऐसा है, नॉलेज ऐसा चीज़ है जो कि हर जगह स्प्रेड हो सकता है। अगर आपको आज पता चल गया कि नहीं मेरे को ये चीज़, नॉलेज के बेसिस पे ही आपको कुछ दिन बाद ही लगने लगेगा कि मैं ये जो कर रहा हूँ कि नहीं ये गलत है, आपको भी लगने लगेगा कि नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जो है आपको शिक्षा जो है वो समझाने लग जाएगा कि नहीं मुझे भी जो है वीमेन को एज ए सोसाइटी में, एज ए परिवार में, एज ए पॉलिटिकल, हमको उनको डिसीजन मेकिंग में इक्वल रोल देना है, बराबर का हिस्सेदारी देना है। बिल्कुल शिक्षा ही इस चीज़ को आगे लेके जाएगा। और इस चीज़ को ये है कि मेरा यही कहना है कि जितने भी लोग हैं जो भी इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, वो सबसे पहले अपने आप में चेंजेस लाएं कि वो थोड़ा रेस्पेक्ट को आगे ले करके जाए। जैसे वीमेन के प्रति, गर्ल्स के प्रति, किसी गर्ल्स चाइल्ड के प्रति आप अपने नज़रिए में सम्मानजनक चीज़ों को लेकर आइए। और दूसरा चीज़ ये है कि किसी तरह से आप अपने दिमाग से इस चीज़ को निकालने की कोशिश कीजिए कि वो कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप है वो कमज़ोर है, इस बिल्कुल निकाल दीजिए। तभी जा कर के हम समझते हैं कि जो मतलब सोसाइटी में, समाज में जो है उनको एक अच्छा इक्वल दर्जा मिलने का वो मतलब बन सकता है। ये आपने सही कहा सर, एक किसान को ही पता होता है कि उसकी ज़मीन कितनी उपजाऊ है। बिल्कुल, उससे उससे ज़्यादा नॉलेजेबल ना एक इंजीनियर हो सकता है ना कोई नहीं हो सकता। एक स्वीपर को पता है कि क्लीनिंग कैसे किया है, बिल्कुल। कौन सा मटेरियल यूज बिल्कुल। किया है। हम लोग और आप लोग स्वीपर नहीं कर सकते, ये तो बात वो आपने हमसे बहुत- ज़्यादा समझदार है। तो आपने सही कहा सर, और ऐसे लोगों को एजुकेशन मानना ही चाहिए। वो पढ़े लिखे ना होते हुए भी वो अपने फील्ड में माहिर है। बिल्कुल। और वो जब वो कुछ हमें बताते हैं तो जब उनका एक चीज़ और है, जो बंदा इंटेलिजेंट होता है वो हर चीज़ में इंटेलिजेंट होता है। ऐसा नहीं कि आप किसी चीज़ को फिक्स कर देंगे कि नहीं वो खेलने में है चाहे वो पढ़ने में। अगर वो इंटेलिजेंट, उसका ब्रेन इंटेलिजेंट है, उसकी सोच इंटेलिजेंट है, तो हर चीज़ में होगा। उसी तरह से अगर समझदार वो अपनी खेती में है तो जाहिर सी बात है कि अपने परिवार में भी समझदार होगा। क्योंकि एक जो किसान जो है उनके घर का एक लड़का है या लड़की है, वो आज फॉरेन में भी जॉब कर रहा है, वो हायर पोस्ट में भी है, वो प्रैक्टिशनर्स भी है, वो बिजनेस वीमेन और बिजनेस मैन भी, बिजनेस पर्सन भी, सब है, वहीं से निकल के आया है। जबकि वो खुद नहीं पढ़ा है, लेकिन उसको इतना सोच जरूर है कि वो ये जान रहा है कि जो समाज में है क्या गलत है और क्या सही है। इतनी समझदारी उसको जरूर है। कहीं ना कहीं कुछ अभाव के कारण उनकी जो भी है स्थिति अभी प्रेजेंट में होगी, वो शायद कुछ अभाव हुए होंगे जिसके कारण वो, अदरवाइज वो भी आज हमारे और आपके तरफ बिल्कुल बिल्कुल किसी पोस्ट पे जरूर होते। बिल्कुल यही चीज़ है। हमारा मैम एक आपसे सवाल था कि जैसे आप बिजनेस भी कर चुकी हैं, अभी मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और समाज सेविका भी रह चुकी हैं और कर भी रही हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ आपका ये बिजनेस वुमेन से लेकर मोटिवेशनल स्पीकर तक का सफर सर ने आपको कैसे मदद किया, इसके अंदर ये बात थोड़ा पीछे से शुरू करना पड़ेगा मुझे। एक्चुअली मेरे फादर बिजनेसमैन थे और उन्होंने बचपन से ही हम लोगों को ये सिखा दिया था, सिर्फ अपने लिए मत जियो। अपने लिए जीवन जीना तो
तो सब जी लेते हैं, पशु भी खा पी लेता है और सो जाता है। और अगर कुछ करना है तो ऐसा काम करो कि वो दूसरों के लिए भी काम आए। तो एक्चुअली मैं आर्टिस्ट भी थी और मैं कुछ क्रिएटिव करना चाहती थी। फिर ये मुझे अपने फादर की कही हुई बात मेरे अंदर जो है, मुझे उसने प्रेरणा दिया कि मैं कुछ दूसरे लोगों के लिए भी करूं। और उस ये सारी बहुत सारी सोच जो थी मेरी, तो इनको लेते हुए मैंने अपना बिजनेस इस्टेब्लिश किया। और ये था कि मैं अपने इंडिया की, जो अपने भारत देश का खादी है, और मैं गांधीवादी भी थी और फिलॉसफी की स्टूडेंट भी रह चुकी हूँ और गांधी जी मेरे स्पेशलाइजेशन है। तो मैं उनकी भी बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ कि, और गांधी जी जो कहते थे कि कुटीर उद्योग है जो हमारे भारत को विकसित करने में मदद करेगा, और वो अभी भी कुछ कर रहा है। बड़े बड़े उद्योग तो ठीक है, अपनी जगह है, वो उनका महत्व तो अपना है, लेकिन जब तक हम हर हाथ को काम नहीं देंगे तो बेरोजगारी की समस्या से निकला नहीं जा सकता। और हर आदमी को सरकार नौकरी नहीं दे सकती, और हर आदमी को बड़ी कंपनियां या बड़ी फैक्ट्री वाले नहीं रख सकते। तो छोटे छोटे रोजगार देने की भी ज़रूरत है। तो मैंने उस सब को एक छत के नीचे लाते हुए कि मेरे सारे सपने पूरे होते थे उससे, तो मैंने खादी का बिजनेस स्टार्ट किया। और मैं उसमें एज ए क्रिएटिव वर्क डिज़ाइनिंग करती थी खादी के ड्रेसेस। धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ती गई, करीब 10 साल से मैंने काम किया। फिर हमारी एक फैक्ट्री स्टैब्लिश हो गई लखनऊ में, 1-2 मशीनों से काम शुरू करते करते लखनऊ में अब हमारी फैक्ट्री है। और उसके साथ साथ मैं सोशल वर्क भी करती थी। और चूँकि इतना पढ़ने लिखने और ऐसी फैमिली, और मुझे सबसे बड़ी बात कि जो मेरे फादर थे या ग्रैंडफादर थे, मेरी ग्रैंडमदर थी, वो मुझे कभी बेटी नहीं समझी। मुझे बचपन से ऐसा माहौल मिला कि मैं जो है 9th-10th में थी और मुझसे घर का कोई भी छोटा हो या बड़ा डिसीजन मुझसे पूछे बिना नहीं होता था। मतलब कहीं पे ज़मीन खरीदनी है, बेचनी है, क्या करना है। मैं हाई स्कूल में थी तभी मैं अपने डिसीजन अपने देती थी कि नहीं ये काम करना है, ये खरीदना, या मेरे मदर फादर छोटे छोटे फैसलों में मुझे साथ रखते थे और मेरी बात मानी जाती थी। कहाँ क्या गिफ्ट देना है, कहाँ क्या करना है, बहुत छोटी बातें। और वो जो छोटी छोटी बातें हुई, मुझे अपने फैसले में उन लोगों ने शामिल किया, उससे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। तो कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और फिर मैंने लोगों को रोजगार भी दिए। और उसके पहले मैं दैनिक जागरण गोरखपुर में सब एडिटर भी रह चुकी हूँ, फोटो जर्नलिस्ट भी रह चुकी हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया। और तो वो जो कॉन्फिडेंस और सब कुछ था कि मेरे फादर और मदर ने कभी मुझे बेटी नहीं समझा। और मैं ऑल इंडिया टूर कर चुकी हूँ अकेले, मतलब मेरे फादर साथ नहीं गए और उसके बाद शादी के बाद ये साथ नहीं गए। और मुझे जहाँ जाना होता है मैं अकेले चली जाती हूँ। और ऐसा नहीं है कि हस्बैंड नहीं जा रहे हैं, फादर नहीं जा रहे हैं तो मैं उन जगहों पे नहीं जा सकती हूँ। दिल्ली, मुंबई, मुझे जहाँ जाना है मैं आराम से जाती हूँ। सर ने पूरा सपोर्ट किया आपको? वो तो शादी के बाद थोड़ा, अभी पीछे की बात बता रही थी। उसके बाद फिर जहाँ तक शादी की बात थी, तो इतना कुछ होने के बाद मेरे मन में ये था कि मैं शादी ऐसी पर्सन से करूँगी जो अपना डिसीजन खुद ले सकता है। मुझे इस लड़की से करनी है। ये लव या अरेंज जैसा कोई बात ही नहीं था, बस ये था कि वो अपना डिसीजन खुद ले और ताम झाम से दूर रहे। क्योंकि अभी भी इंडिया में हमारी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम बहुत बड़े बड़े पार्टीज करें, फंक्शन करें, जो एकदम सिंपल और श्योर में होना चाहिए। और फिर हमने डिसीजन लिया और उनसे मुलाकात हुई। मुलाकात क्या हुई, मतलब हुआ फिर इन्होंने जो है अपना डिसीजन खुद लिया, अपने पेरेंट्स से बोला कि नहीं मुझे नहीं सिखाना। सबके पेरेंट्स और उसमें होता है कि जो है भाई लड़का कह रहा है कैसे मान ले, इनके थोड़ा बहुत हुआ होगा लेकिन उन्होंने मतलब मुझे बहुत, फिर मुझे लगा कि यही सही पर्सन है जो अपना डिसीजन खुद ले रहा है, यही पर्सन है जिससे मुझे शादी करनी थी। फाइनली हमारी अब बहुत सिंपल, कोई भी ताम झाम नहीं हुआ हमारी शादी में। बहुत सिंपल तरीके से शादी हुई फैमिली मेम्बर्स के उसमें, बहुत ज़्यादा कुछ भी बड़ा नहीं हुआ। और फिर मैं यहाँ आई, फिर मुझे इन्होंने सारी फैसिलिटी दी और
फिर मैं एक्चुअली मेरा बिजनेस था, तो बिजनेस तो छूट गया। मैं जब चाहे तब जा सकती थी, कोई बाउंडेशन नहीं। मेरा जब मन करे इनके पास रहती थी, या जब मन किया मैं लखनऊ चली गई अपना बिजनेस देखने। वहाँ से जहाँ मुझे और टूर करने थे वो सर मैंने के टूर तरफ से किया। पूरी तरह फ्रीडम था। बस मुझे ये बोलना होता था कि मुझे दिल्ली जाना है, मुझे वो मुंबई जाना है, टिकट मेरे सामने 1 घंटे के बाद। मतलब ये नहीं पूछते थे आपको जाना है, कितना दिन लगेगा, क्या करना है, क्यों जा रही है, बहुत जरूरी है जाना क्या, यहाँ फिर घर में कैसे होगा, क्या होगा, कोई सवाल जवाब नहीं। कोई भी इन्होंने कुछ कभी मुझसे कोई सवाल नहीं किया। बस हाँ जाना है, ठीक है, मुझे देखिए ना मुंबई जाना, अच्छा किस डेट को जाना है, ठीक है मैं फ्लाइट देखता हूँ या ट्रेन देखता हूँ, जो भी है वो उसका मुझे जो available जो अवेलेबल हुआ 1 घंटे में मुझे टिकट मेरे फ़ोन में मैसेज आ गया कि टिकट हो गया है, बताया। और यहाँ पे फिर मैं देखिए मैं घर के काम मुझसे बहुत ज़्यादा तो नहीं होते, ठीक है मम्मी चलिए कोई जरूरत नहीं। आप देखिए मैं थोड़ा ऐसे मुझसे जो है ये भी नहीं कि इनको आइए शाम को तो ये मेरे सामने वो पानी लेके आए, चाय लेके आए, कोई भी इनको दे देता है। मेरे पास हेल्पर्स रहते हैं, तो उसमें भी मुझे इन्होंने कभी बाउंड नहीं किया, नहीं मैं घर के काम करूं या मैं ये देखूं कि क्या हो रहा है, नहीं देखिए ठीक है आप अपने पढ़ने लिखने में लगाइए, जो भी मैं करना चाहती हूँ मतलब पूरी तरह से मैं कर सकती हूँ। तो इनका तो इनके बिना तो भी मैं जो है, और शायद मुझे ऐसा पर्सन नहीं मिलता तो मैं साथ रह भी नहीं पाती, लाइफ कुछ और होती है, ऐसा पर्सन नहीं होता तो मैं रह ही नहीं पाती। तो शादी से पहले और शादी के बाद में क्या डिफरेंसेस है? कोई डिफरेंसेस आपको नजर आ रहा है? जैसे पापा के साथ रहती थी, पापा हाँ। डिसीजन जब वहाँ भी लेती थी, वहाँ यहाँ भी लेती हूँ, मुझे कोई फर्क ही नहीं लगा कि मेरी शादी होगी, बोली और अच्छा लगा। जहाँ तक मुझे टिकट खुद कटवाने पड़ते थे ये कटवा देते और सपोर्ट मतलब बहुत अच्छा लगा, मतलब ऐसा लाइफ पार्टनर। और सबसे बड़ी बात ये इनके मन में जो था कि ये वुमेन्स का जो एक सम्मान होता है वो इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, कि वो सम्मान बहुत ज़्यादा करते हैं। आज के दौर में ये जरूरी भी है। जरूरी है, मैंने कहीं कह दिया मुझे यहाँ जाना है, दोनों का सबको करना, सम्मान जरूरी सबको होता है। करना। नहीं करने पर एक तनाव हो जाता है, तनाव हो जाता है। जब यहीं आप- पे कहीं मैं बोल दूँ कि देखिए मुझे ये काम है, ठीक है गाड़ी ड्राइवर नीचे आ जाएगा, नहीं पूछेंगे कहाँ जाना है, कितना टाइम लगेगा, क्या है, कुछ नहीं, ठीक है मैं भेज देता हूँ आ जाएगा, आप ड्राइवर को फ़ोन कर लीजिएगा, कोई सवाल कोई जवाब तो नहीं। ये तो काफी अच्छी बात है। और सर के मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप मैं थोड़ा ऐसे हल्के बोलने में बताना चाहूँगी, मैं थोड़ी आलसी टाइप भी हूँ, मुझे घर के काम वाम करने में बड़ा थोड़ा मैं आलसी हो जाती हूँ, लेकिन इन्होंने कभी नहीं कहा कि नहीं जो है खाना बनाइए आपके हाथ का चाहिए, इनके चाहिए, देखे ना ये इन्होंने बना दिया ठीक है, डाइनिंग टेबल पे लग गया, हम साथ ही खाते हैं। जिस मतलब ऑफिस टाइम में हमारा ब्रेकफास्ट लंच तो अलग अलग हो जाता है, हमारा डिनर हम साथ बैठ के ही खाते हैं, हमारा ब्रेकफास्ट एक साथ ही होता है। ये नहीं कि मैं इनको दे रही हूँ, खड़े हैं चले गए ऑफिस तब मैं अपना लेके बैठी हूँ, हम साथ साथ नहा धो के एकदम रेडी एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं हम लोग, एक चेयर पे मैं और एक चेयर पे ही, ये नहीं कि ये चले गए इनका टिफिन पकड़ा दिया, बॉटल पकड़ा दी, चले गए, अच्छा अब गए, अब जो है मैं खाती हूँ नहीं, हम साथ साथ ही खाते हैं। ये जो एक्टिविटीज है ना वो सिंपल सा है कि आप रेस्पेक्ट दे रहे हैं और इक्वल पार्टिसिपेशन ले रहे हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि ऐसा नहीं लग रहा है कि आई एम वर्किंग सो आई शुड हैव वेरी मच होता है ना इम्पोर्टेंस, कि मुझे बहुत सारा इम्पोर्टेंस दिया जाए, दैट डजंट मैटर। आपको वो चीज़ कभी नहीं करना है, वो जो इक्वल रखना है कि जो हर चीज़ जो है साथ साथ होना चाहिए, तब आपको लगेगा कि नहीं मुझे भी सम्मान मिल रहा है, मुझे भी रिस्पेक्ट मिल रहा है। वहाँ पे फिर ये बात कन्वर्ट हो जाएगी धीरे धीरे करके कि नहीं अब मैं डिसीजन अपना खुद ले सकती हूँ, क्योंकि मेरा वैल्यू जो है वो धीरे धीरे फैमिली में मेरा वैल्यू बढ़ रहा है, तो अब मैं डिसीजन ले सकती हूँ और तब वो सोसाइटी जो है वो धीरे धीरे करके वीमेन एम्पावरमेंट हो जाएगी। कहा भी गया है सर, आप इज्जत देते हो तभी तो इज्जत पाने की आशा रखते हो, बिल्कुल और ये जरूरी भी है। जरूरी भी है। मतलब रियल जो दिल से सम्मान होता है वो मैं इनका करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा माहौल मिला है पढ़ने का लिखने का, मुझे पूरी छूट है। ये तो काफ़ी अच्छी बात है और ऐसा होना चाहिए। आपके जैसे फैमिली एक जैसे एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं इस समाज में, ऐसी मैं चाहता हूँ कि हज़ारों फैमिली बने, लाखों फैमिली बने, ताकि कल के दिन जो भी हमारी महिलाओं या हमारी माँ बहन की जो स्थिति है वो उसमें सुधार आए और क्या कहता है लोग
आगे चलकर नाम कमाए और ऐसी फैमिली से एग्जाम्पल सेट करे जैसे आप लोगों ने सेट किया है। और इसी के साथ मैं सर का और मैम का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और फिक्स फ्लेक्स मीडिया की दोस्तों लाइक